These antibodies, even the T cell mediated immunity is also part of the adaptive immunity. T cell mediated immunity, or humoral immunity given by the B cell is also part of the adaptive immunity. So this adaptive immunity, so by these antibodies, and the antibody stays in your body, or after the first exposure, the immune system will recognize the invader and defend against it. And this acquired immune system is present in your body, but it changes throughout your life. This rapid response system, innate immunity, is present in your body since birth. Okay. For example, skin. बर्थ से कोई स्किन में चेंज नहीं हो रहा है, ओके, थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज होगा, स्कार आ गया, किसी को पिंपल निकल आया, ये हो गया, काला गोरा हो गया, वो सब कोई चेंज नहीं माना जाएगा। मॉलिक्यूलर लेवल पर कोई चेंज ज्यादा नहीं, सेम है। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी जब बर्थ हुआ, क्या है एडेप्टिव इम्यूनिटी? एकदम कम है, कुछ है ही नहीं, ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि अभी टी सेल डेवलपमेंट चल ही रहा है उसके बॉडी में। थाइमस में टी सेल मैच्योर हो ही रहे हैं, भले ही बी सेल मैच्योर हो गया बोन मैरो में, लेकिन थाइमस में अभी टी सेल मैच्योर हो ही रहे हैं। सो टी सेल, द इम्यूनिटी given by the T cell is very limited. So these individuals are immunocompromised. So at birth. So T cell mediated immunity takes over the function fully after the age of 13. So it is advised for your child to let them play in the field, okay, so that it encounters as many numbers of the antigens. इसका वीडियो ऑन है, किसी का वीडियो ऑन है? Yes, she had herself. Your video is open. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. क्योंकि वो जितना एनकाउंटर करेगा एंटीजन, वेराइटी ऑफ मिट्टी में उसे खेलने देना चाहिए। जितना वेराइटी ऑफ एंटीजन्स को एनकाउंटर करेगा, उतना ही उसका ये जो लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ है वो डिजीज फ्री रहेगा। तो पहले लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को साफ सुथरा, बहुत एसी में, डस्ट फ्री, ये फ्री वो फ्री एनवायरमेंट में रखते थे, जिनके पास पैसा काफी होता है। आज भी करते हैं वो। तो और उसका नतीजा क्या निकलता है? ये बच्चे जो है, इनकी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो पाते, बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे। इनमें ज्यादातर एलर्जी मिलेगा आपको, एलर्जी खूब मिलता है इनको, अस्थमा खूब मिलेगा इनमें, तुरंत बीमार हो जाएंगे, नजला, सर्दी, जुकाम तो बहुत जल्दी होगा, बुखार जल्दी लगेगा, ये सब ज्यादा होगा इन बच्चों को, क्योंकि दे हैव बीन रेज्ड इन द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, उनको एक्सपोजर मिला ही नहीं उतना। तो इसी के बिना पर एक हाइजीन थ्योरी, सब ये बीच में आ जा रहा है, आपके सिलेबस में नहीं है, हाइजीन थ्योरी बोलते हैं, हाइजीन थ्योरी। According to this theory, the more hygiene you maintain in your life cycle, you are less you tend to become immunocompromised, more vulnerable for the infectious diseases you become. तो चलो ये तो ये हो गया। फिर कहाँ थे? बर्थ हुआ, उसके बाद 13 साल के बाद ये जवान, अब टीनेज के बाद ये इसको 13 तो टीनेज हो गया ना, टीनेज से स्टार्ट हो गया, 12 तक इसने एंजॉय, मतलब थाइमस था जो कि टी सेल को 12 इतना तक थाइमस पूरा काम कर लिया, थाइमस चला गया। अब
13 से जो लाइफ स्टार्ट होगा, ये इसका फुल फ्लेजेड लाइफ होगा। इसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया है, इम्यून सिस्टम फुल्ली फंक्शनल। अब ये जवानी इसका चलेगा यहाँ से यहाँ तक 60 साल का, सपोज करो बुढ़ा हो गया। अब कितना साल हो गया? 53 साल। बीच में जो जितना बार भी इसका बी सेल का मेमोरी बना था, मेमोरी सेल्स इस पूरे लाइफ में इसका जितना इंटेलिजेंट एनकाउंटर किया, तो मेमोरी सेल का लाइफ 30 साल, किसी मेमोरी सेल का लाइफ 70 साल भी हो सकता है, किसी का 30 साल भी हो सकता है, 40, 50, 60। तो बीच में मेमोरी सेल जो है इनके जाएंगे। एकदम शुरू में नहीं, मान लो कि 30 साल है तो 43 साल के बाद मेमोरी सेल डेथ होना शुरू हो जाएगा। 43 मेमोरी सेल विल डाई। तो नाउ अगेन, फिर कुछ साल के बाद मेमोरी सेल हो जाएंगे, तो at the later part of the life they are immunocompromised again. Okay, तो अब यहां पर आप उसको प्रोटेक्ट करो। नाउ यू गो अगेंस्ट द हाइजीन थ्योरी। यहां तक हाइजीन थ्योरी का पालन ना करो, तो क्या होगा? तब वो एक सक्सेसफुल और अच्छा लाइफ जी पाएगा, डिजीज फ्री एंड प्रोटेक्टेड। तो अब हम देखते हैं, तो इसीलिए वैक्सीनेशन किया जाता है, क्योंकि मेमोरी सेल बने और आपकी रक्षा हो सके। नहीं तो वैक्सीनेशन के पहले बहुत सारे डिजीज जो थे वो बहुत ही घातक थे, उनसे जान जाती थी। और वैक्सीनेशन के बाद, क्योंकि जब वैक्सीन का आविष्कार हुआ पहली बार, एडवर्ड जेनर ने किया था, तो उसके पहले दुनिया की जनसंख्या 1 बिलियन को क्रॉस, 1 बिलियन के आसपास रहती थी। वो प्रोटेक्शन नहीं होता था, पॉलीगेमी उस समय की सोसाइटी जो है, यानी 19th सेंचुरी समझ लो कि लास्ट में वैक्सीन का आविष्कार हुआ। 1 बिलियन से ज्यादा दुनिया की जनसंख्या नहीं हो पाती थी, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट इतना हाई था। मोर्टेलिटी रेट आप सुने होंगे, आपके आपके जनरेशन में, आपके पिछले जनरेशन में, अपने पिताजी से पूछना, आपके दादा दादी नाना नानी कितने भाई बहन थे, तो आप सुनते हो कि वो 7 भाई बहन थे या 5 भाई बहन थे, जिनमें से 2 गुजर गए, 3 बच गए, 7 में से 4 गुजर गए, 3 बच गए, ऐसे सुनोगे। तो पहले उस समय जमाने में बहुत सारे बच्चे पैदा भी होते थे, बहुत सारी वाइफ्स होती थी, मल्टीपल पार्टनर्स होते थे, और फिर मोर्टेलिटी भी बहुत होती थी, बच्चों की भी और जच्चों की भी, मतलब माता और बच्चा दोनों की। माता का तो नहीं कुछ कर सकते एंटीबायोटिक वैक्सीन करके, बच्चा को किस तरह बचाया जाए, क्योंकि फिर यही बच्चा आगे चल के माता बनेगी, तो फिर वो बचेगी। तो वैक्सीन का जब आविष्कार हुआ, उसके बाद वैक्सीन का यूज होना शुरू हुआ। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में वैक्सीन के आविष्कार होते गए, क्योंकि एक डिजीज के पहला वैक्सीन रेबीज के अगेंस्ट बना था, फिर एक डिजीज का वैक्सीन बना, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, हर डिजीज का इन्होंने वैक्सीन बनाने का कोशिश करते हैं। तो आफ्टर दिस द वर्ल्ड पॉपुलेशन रॉकेटेड। तो ये जो आज जो दुनिया की जनसंख्या 7 अरब से ऊपर है, ये 6 अरब ऐड हो गया। अगर वैक्सीन नहीं रहता तो अभी भी 1 अरब के करीब रहते, और हो सकता है हम लोग होते भी नहीं। तो फॉर दिस द क्रेडिट गोज टू वैक्सीन, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। और जब डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन हुआ, तब जाकर के फैमिली प्लानिंग का भी कंसेप्ट आया। नहीं, बच्चे 2 ही अच्छे, 2 पैदा करो, वैक्सीन बढ़िया कराओ, दोनों जिंदा बचेंगे, अच्छे से होगा। Are you getting my point, students? Yes, sir. Now I am coming to the difference between these two systems. बहुत बात हो गई इसकी, innate immunity and the adaptive immunity.
Number one. Different types of cells are involved in this group immunity. तो कौन सा सेल्स के टर्म में क्या अंतर है? इनेट इम्यूनिटी के सेल्स आपको बता ही है, जो भी सेल्स फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं वो सब इनेट इम्यूनिटी। डेंड्राइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल, मस्ट सेल। सेल एक्चुअली फेगोसाइटोसिस नहीं कर रहा है, इट इज रिलीजिंग हिस्टामाइन। तो फेगोसाइटोसिस करने वाले सेल और भी जो सेल है इनका जनरल मैकेनिज्म है। तो मस्ट सेल और आपके ग्रेनुलोसाइट्स जैसे कि न्यूट्रोफिल, नहीं न्यूट्रोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, these are all granulocytes। ये सब इनेट इम्यून सिस्टम के अंग है, क्योंकि बाय बर्थ प्रेजेंट है या आप खुद सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और बाय बर्थ से ही एक्टिव। बेसोफिल्स, मैक्रोफाजेज, मोस्ट इंपोर्टेंट मैक्रोफाजेज, टिश्यू मैक्रोफाजेज, या सीधा मैक्रोफाज ही लिख दो। ब्लड भी एक तरह का टिश्यू है, उसका मैक्रोफाज है मोनोसाइट। स्किन भी एक तरह का टिश्यू है, उसका मोनोसाइट है, मैक्रोफाज का नाम है लैंगरहांस। तो अब देखिए और भी फिर एक्सेट्रा एडेप्टिव, वहीं पर एडेप्टिव इम्यूनिटी में जो सेल्स इन्वॉल्व है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, दैट इज द CD8+ cells, CD8+ T cells, helper T cells, that is CD4+ T cell, T cell हो गया, B cell, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये सब सेल्स है जो कि एडेप्टिव इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है। और फिर एक्सेट्रा और भी कई तरह के सेल्स हैं, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा हो गया, ये अंतर है दोनों में, ये अलग अलग तरह के सेल्स इन्वॉल्व। दूसरा है कौन कौन से मेजर क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर डिफरेंट इन दिस मॉलिक्यूल्स, क्या अलग अलग है। cytokines are part of the innate immunity, complement system, देखो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बार बार आ रहा है, शॉर्ट में समझ लो। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जैसे आपको पता है ब्लड कोगुलेशन पाथवे में, ब्लड कोगुलेशन कैस्केड में कि जाइमोजेंस के रूप में प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड in inactive form. Upon certain stimulus, it becomes active. So the proteins of the complement system is also present in the inactive form as a zymogen. बहुत सारे प्रोटीन्स, more than 35 proteins, all these are glycoproteins, some are receptor bound, some are dissolved proteins. These are present. Okay. Basically, main motto of this complement system is to attack the foreign cell.
फॉरेन सेल को फेगोसाइटोसिस के द्वारा भी अटैक किया जा सकता है, फॉरेन सेल को एंटीबॉडी से भी अटैक किया जा सकता है, किया जा रहा है। साइटोटॉक्सिक T lymphocytes also attack. So variety of ways are there to attack the dangerous cells. Whether our own cell has become dangerous, then cytotoxic CD8 plus T cell will come into that. So cytotoxic T lymphocytes. If any extracellular pathogen like virus, like bacteria, fungi, इस तरह के पैथोजन हैं तो उसको CD4 प्लस टी सेल अटैक करेगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा प्रेजेंट होंगे और उन पर क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल रहेगा। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एड्स, कॉम्प्लीमेंट नाम ही है, एड कर रहा है, इन सबको मदद कर रहा है। इसका एक अपना मैकेनिज्म है किल करने का। क्या मैकेनिज्म है? इट प्रोड्यूसेस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जैसे कि मान लो ये किला है, तो इस किला के दरवाजा को तोड़ना है तो आगे एक तोप लगा दिया गया, इस तोप का गोला फेंकेंगे तो किला का दरवाजा जो है टूटेगा और इसमें दीवार में और एक एंट्री बन जाएगा, देन द सोल्जर्स कैन टेक द एंट्री। In the same way, more or less, this complement system through its classical pathway, alternative pathway और लैक्टिन पाथवे, 3 पाथवे होते हैं इसमें। इन तीनों पाथवे का इवोल्यूशन जो है इस बेसिस पर हुआ क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं बाईपास करने का। जैसे एक स्ट्रेटजी समझो कोरोना फैल रहा है, वो बाईपास कर रहा है हमारे इम्यून सिस्टम को। मलेरिया हो रहा है तो मलेरिया भी बाईपास कर रहा है हमारे इम्यून सिस्टम को। मलेरिया कैसे बाईपास कर रहा है? प्लाज्मोडियम, उसका रहने का स्थान ही है आरबीसी, आरबीसी के अंदर घुस जाता है, छुप गया उसमें। अब आरबीसी जो है अनन्यूक्लिएटेड है, कोई न्यूक्लियस नहीं है इस पर आरबीसी के अंदर, और आरबीसी में घुस गया है। अब ये बच जाता है CD4 प्लस सेल से, है फॉरन, लेकिन आरबीसी में घुसने के बाद ये बच गया क्योंकि CD4 प्लस टी सेल यानी टी हेल्पर सेल्स it can only attack the cells, it can only attack those cells, the antigens when it is presented with class 2 MHC molecule. आरबीसी में घुसने के बाद प्लाज्मोडियम ना तो फेगोसाइटोज हो पाएगा, बच गया वो फेगोसाइटोसिस से, किसको मूर्ख बनाया? मैक्रोफाजेज को। फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाया, मैक्रोफाजेज डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, डेंड्राइटिक सेल्स को बेवकूफ बनाया, और डेंड्राइटिक सेल्स को बेवकूफ बनाया यानी डेंड्राइटिक सेल्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, लुका छिपी छुप गया इसके अंदर, इंट्रासेलुलर है, सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर से ये अब इंट्रासेलुलर हो गया, और इंट्रासेलुलर को साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट पकड़ता है, लेकिन ये तभी पकड़ सकता है जब MHC क्लास 1 के साथ हो वो प्रेजेंटेड, और MHC क्लास 1 प्रेजेंटेशन सिर्फ न्यूक्लिएटेड सेल्स में होगा, ये है न्यूक्लियस विहीन। तो ये स्ट्रेटेजी के द्वारा ये बाईपास कर दिया। इसी तरह सारे अलग अलग है, टीबी है उसका अपना स्ट्रेटेजी है, ओके, HIV है उसका अपना स्ट्रेटेजी है, कैसे बाईपास करना है। बीमारी हो जा रही है इसका मतलब है कि वो ज्यादा हमारे इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत इवॉल्व है, एडवांस है, उसको मूर्ख बनाया गया तभी बीमारी हुई, उसको बाईपास किया गया, उसने स्ट्रेटेजी उसकी ज्यादा अच्छी थी, बाईपास को कर दिया। तो अब देखिए कि ये क्या बता रहे थे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो इसका स्ट्रेटेजी क्या है कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है और क्लासिकल पाथवे, लैक्टिन पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे के का जो एंड प्रोडक्ट, जो मतलब लास्ट में तीनों पाथवे मर्ज होता है, दैट इज C5b मॉलिक्यूल। C5b, C5 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 5 का लार्जर फ्रेगमेंट है। उसके पहले इसको प्रोड्यूस करने के लिए C1 से लेके C4 तक, C1, C2, C3, C4 सबका काम है, इतना डिटेल में पाथवे जाने की जरूरत नहीं है, पीजी में कोई जाएगा तो उसमें पढ़ा देंगे। C5b जो है, it binds with C6, C6 binds with C7, C7 binds with C8 and C8 binds with many C9,
एंड इनके पूरा असेंबली से एक इस तरह का स्ट्रक्चर जनरेट हुआ. पॉलीसी9 is is there, and this type of hollow structure यहाँ पर बन गया, and this has created a big pore in the plasma membrane, and the cytoplasm will ooze out, come out, and the cell will shrink and it will die. So many, and this is called, ये है membrane attack complex. एक तरह से बुलेट है, इसमें छेद हो गया और बहुत सारे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना के इसको छेद छेद कर दिया. अब ये जो है सो बाहर का फ्लूइड अंदर, अंदर का फ्लूइड बाहर, इसका होम्योस्टेसिस गड़बड़ हो गया सेल का, ये मर जाएगा सेल. तो इसका अपना मैकेनिज्म है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम. बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपके बॉडी में प्रेजेंट. इसमें अगर कुछ दिक्कत, और ये रेगुलेट भी करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, बहुत सारे फंक्शंस को. अगर इसमें कोई कंपोनेंट मिसिंग है या कुछ गड़बड़ हुआ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब अपने ही सेल्स के अगेंस्ट बॉडी हैज बिकम इंटॉलरेंट. नाउ इट हैज स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग द ओन सेल्स. So that is called as autoimmunity. बहुत डेंजरस सिचुएशन है, इसका इलाज नहीं है. अपने ही सेल के अगेंस्ट इलाज है, मतलब लिमिटेड है, ज्यादा फायदा नहीं होता है. प्रॉपर कंप्लीट इलाज नहीं है कि ऑटो इम्यूनिटी को हम खत्म कर दें. हाँ, उसको कम कर सकते हैं, कम किया जा सकता है, कम किया जाता है और उसी तरह रहा जाता है, कुछ कर नहीं सकते. ठीक है, एक बार ये सिस्टम गड़बड़ हो गया तो फिर इट इज नॉट गोइंग टू बी फिक्स्ड. अभी तक तो नहीं इतना है, सकता फ्यूचर में कोई स्ट्रेटेजी आ जाए. तो साइटोकाइन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, these are the molecules, not only this, IFN interferons, these are the special cytokines released by the macrophages, interferon gamma particularly, and आपका हो गया lysozyme which is present in tears, lysozyme etc. और यहाँ पर एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स है एंड साइटोकाइंस. साइटोकाइंस बहुत है, यहाँ भी साइटोकाइंस लिखे हैं, यहाँ भी साइटोकाइंस. hundreds of molecules are there in cytokines. Okay, जैसे TNF alpha, IFN gamma, interleukin-1, interleukin 5, 6, 7, 20, 30, 50, hundreds of cytokines are there. And these are all different cytokines, and their actions are different, their functions are different. They will be released by different type of cells. इसलिए some cytokines are part of the innate, because if they are released by these cells, then these cytokines are part of the innate immune system. If the cytokines are released by CD4 plus T cell, then those cytokines are part of adaptive immune system. Okay? Because these cytokines are now going to influence the B cell, and these cytokines also influence antigen presenting cells. Next point, receptors. These receptors here present on these cells are germline encoded, यानी by birth. यानी बर्थ के समय जो जर्मलाइन कंटेंट था और डेथ के समय जो कंटेंट था, डीएनए कंटेंट सेम है. These cells, so these are germline encoded. But B and T सेल जो बर्थ के समय जो कंटेंट था डीएनए, और जो मान लो 40 साल पर किए तो उस समय जो कंटेंट था, ये डिफरेंट रहेगा. फिर आप नहीं कह पाओ कि सेम सेल का डॉक्टर है या प्रोजेनी है. DNA content is different. तो receptors here are germline, क्योंकि वहाँ VDJ rearrangement हुआ B cell and T cell में. Receptors are germline
encoded where the genes are here genes are encoded in segments. So the receptors are encoded in gene segments. Receptors are encoded in gene segments. In this, you will not find any somatic rearrangement. Somatic rearrangement, वही gene का rearrangement, gene segment का rearrangement. Here you will not find. In no somatic cells you will find this gene arrangement. So no somatic rearrangement of genes. Here you will find this cell somatic rearrangement is necessary. Otherwise, B and T cell, how these cells will get this receptor diversity? All तरह के receptor diversity, billions of varieties of receptors, and that is achieved by this somatic rearrangement of genes. So somatic rearrangement is not only found, it is very necessary. Somatic rearrangement is necessary. Otherwise, B cell and T cell will become non-functional. Action time, quick. इसमें immediate और यहाँ पर delayed. Delayed effector activation. इफेक्टर कौन है? बी सेल एंड टी सेल. इनका एक्टिवेशन बाद में होता है, यानी जैसे ही इन्फेक्शन हुआ वैसे ही तुरंत एक्टिवेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनके एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए? टी सेल के एक्टिवेशन के लिए चाहिए एंटीजन प्रेजेंटेशन. प्रेजेंट होगा तब ना एक्टिवेट होगा. तो प्रेजेंट होने के लिए डेंड्राइटिक सेल चाहिए. डेंड्राइटिक सेल को फेगोसाइटोज करेगा तब होगा. लेकिन इनका एक्शन टाइम इमीडिएट है. फॉर एग्जांपल स्किन, फॉर एग्जांपल म्यूकोसा, फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम. Skin is and the mucosal layer is anatomical barrier. So पूरा innate immune system is the first line of your defense. आ रहा समझ में स्टूडेंट? Yes, sir. अगर इम्यून सिस्टम पर कोई नोट आया एग्जाम में लिखने, तो आई होप कि जितना पढ़ाए रहे हैं उसमें से आपको थोड़ा भी याद रह जाए, 10% भी, तो यू कैन राइट इट डाउन. और ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं वो सब जरूर लिखोगे तो यू विल गेट गुड. The next parameter is मार्क्स लाने के ही उद्देश्य से नहीं, ये आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि अब जमाना इसी का है. तो कितना रिसर्च हो रहा है वैक्सीन पर, अब आगे मनुष्य समुदाय ये जनरल नॉलेज का भी हिस्सा बन गया है, बनते जाएगा. तो धीरे धीरे लोगों को पता चलते जाएगा. जैसे अब जनरल पब्लिक भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी समझने लगा है, पहले नहीं समझता था. अब जनरल पब्लिक वैक्सीन एंटीबॉडी समझने लगा है. और आप लोग तो बायोलॉजी का स्टूडेंट ही हो, तो इम्यून सिस्टम के बारे में आपको बढ़िया से नॉलेज होना चाहिए. और इसमें बहुत ही लिक्विडेटिव करियर है, बहुत ही अच्छा करियर. बायोलॉजी में लगभग 90% रिसर्च इसी फील्ड में हो रहा है. If you get a good PhD, you will easily find a postdoctoral job in US or Europe.
जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है। तो this is quite challenging also, and this will give you the prize also. Fifth is आपका क्या क्या लग गया, एक्शन टाइम हो गया एंड रेस्पॉन्स। क्योंकि इमीडिएट एक्शन है तो रेस्पॉन्स भी इमीडिएट है। एक्शन टाइम मतलब रेस्पॉन्सिव हुआ इमीडिएट, एंड डिलेड तो यहाँ रेस्पॉन्स टाइम है, मतलब क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटेशन में टाइम लगेगा तो कम से कम कुछ दिन से लेकर एक हफ्ता तक, डेज 1 या 2 हफ्ता तक, डेज 2 वीक्स। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, नो, नन। लेकिन एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में यू फाइंड इट, कन्फर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लिखोगे मेमोरी का नेटिव एडेप्टिव बता रहे हो सिस्टम और ये पॉइंट आप नहीं बताए तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप छोड़ दे रहे हो। इसका मतलब मेमोरी है इसके पास, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के पास। ये याद रखता है कि कौन सा तरह का पैथोजन पहले हमको आज से 20 साल पहले अटैक किया था, 50 साल पहले अटैक किया था। आज भी अगर घुस जाए तो उसको हम नष्टो नाबूद कर देंगे तुरंत। तो ये मेमोरी रखता है। कन्फर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, और इसीलिए हमारी रक्षा हो रही है, हम बच पा रहे हैं, लंबा सा टाइम तक जी पा रहे हैं। ओके, 7th मिटाना पड़ेगा। इतना समझ गए हो? एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. नो सर। तरह का रेस्पॉन्स देता है इनेट और एडेप्टिव, यानी टाइप ऑफ रेस्पॉन्स के मामले में दोनों किस तरह अलग है। रेस्पॉन्स, टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स के मामले में इन्फ्लामेशन, ये भी एक तरह का इम्यून रेस्पॉन्स ही है। इम्यून रेस्पॉन्स मतलब यह इम्यून सिस्टम जो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, किस तरह का वर्क हो रहा है। एक तो फैगोसाइटोसिस आपको बताया मैकेनिज्म, आप लिख दो फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कौन कर रहा है? इनेट इम्यून सिस्टम के सेल्स। फैगोसाइटोसिस तो ये हो गया। और इन्फ्लामेशन क्या है? हैव यू हर्ड ऑफ इन्फ्लामेशन? यस सर। क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी? Sir, swelling. स्वेलिंग,
तो मान लो कहीं पर गिर गया, दीवार में चोट लग गया, उसको स्वेलिंग हो गया, ऊपर मुंडी में टेटन हो गया, तो क्या इन्फ्लामेशन है? और क्या सिर्फ स्वेलिंग है? देयर आर 5 साइंस ऑफ स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये सब आते हैं साथ में। तो क्यों होता है इन्फ्लामेशन? क्योंकि देखिए पेन भी, छोटा मैं समझा देता हूँ। जैसे देखो, ये जंग का मैदान है, जहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे योद्धा जो है इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट, चाहे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल से लेके मोनोसाइट, एंटीजन प्रेजेंटिंग बी सेल, टी सेल, इस्नोफिल, ये सब तरह तरह के सेनानी हैं, योद्धा है। सबके पास अलग अलग तरह के हथियार है, क्योंकि वेराइटी ऑफ पैथोजेंस आ गया। तो इनसे लड़ने के लिए जो जंग का मैदान होता है, यहाँ पर लड़ाई लड़ी जाएगी, वह जंग का मैदान ही प्रिपेयर किया जाता है कि अब यहाँ पर लड़ाई होगी। और वह जंग का मैदान यानी पिच समझ लो क्रिकेट की भाषा में। तो जो होम ग्राउंड रहता है, होम टीम रहता है, वो पिच अपने हिसाब से तैयार करता है। यानी अगर पाकिस्तान में गया क्रिकेट खेलने होगा, उसका बॉलर साइड ज्यादा मजबूत है, तो वो अपना बॉलर फ्रेंडली पिच बनाएगा। इंडिया का अगर बैटिंग साइड मजबूत है, तो वो उसके लिए बॉलर फ्रेंडली पिच बनाएगा, होम ग्राउंड वाला अपना। तो फिर वो स्कोर नहीं करेगा। अब वहां पर बहादुरी है कि ये कितना स्कोर कर लेता है, क्योंकि वही सेम पिच उस पर भी अप्लाई होगा, बॉलर फ्रेंडली। तो उसका बॉलर साइड मजबूत है, तो उसके, ठीक है, समझ लो, ये सब समझ रहे होगा। तो हमारे बॉडी के अंदर ये जंग का मैदान जो है, हम ही तैयार करते हैं। तो हम अपने हिसाब से तैयार करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि कहीं अगर छिला जाता है, कोई घाव हो रहा है, कोई इंजरी हो गई या कुछ, ठीक है, तो वहां पर आप नोटिस करोगे कि वो थोड़ा सा स्वेल कर जाएगा, रेड हो जाता है, थोड़ा सा हल्का गर्म हो जाएगा साथ ही साथ। तो इस तरह के चेंजेस किए जाते हैं ताकि वहां पर लड़ाई लड़ी जा सके, और उससे फायदा होता है हमें लड़ाई लड़ने में। बैक्टीरिया को, जो पैथोजन है, उसके लिए वो फ्रेंडली नहीं है इन्फ्लामेशन, हमारे लिए फ्रेंडली है। लेकिन तब जब यह कम मात्रा में, ये दो धारी तलवार की तरह है। अगर इन्फ्लामेशन हाइटेंड हो जाए, अब वो हमारे लिए डेंजरस बन जाता है। लेकिन थोड़ी मात्रा में इन्फ्लामेशन अगर है, तो नाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम विल इफिशिएंटली वर्क। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाने का मकसद ये है, बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ कि बैक्टीरिया और पैथोजन, टेम्परेचर आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री, वो बढ़ गए 2-3 डिग्री, बढ़ 30 डिग्री हो गया उस लोकल रीजन का टेम्परेचर। तो ये तो लोकल हो गया। दो टर्म है, एक सिस्टेमिक बोलते हैं, सिस्टेमिक पूरे बॉडी में भी बुखार आ सकता है, या बॉडी का कोई एक हिस्सा गर्म हो गया। जब इन्फ्लेमेशन जनरलाइज है, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो बुखार आया। बुखार आना